नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ कुमार और द पॉलिटिकल सौरभ में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का चैप्टर 10 संविधान का राजनीतिक दर्शन। तो दोस्तों यह वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा, जाकर जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा जाकर जरूर देख लें। तो आइए पार्ट 2 का शुरू करते हैं और अगला पार्ट भी जाकर डिस्क्रिप्शन में जरूर देख लें। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट है सामाजिक न्याय। तो दोस्तों पश्चिमी देशों में सामाजिक उदारवाद को शास्त्रीय उदारवाद भी कहा जाता है। तो दोस्तों उसमें कहा गया है शास्त्रीय उदारवाद में कि सामाजिक न्याय और सामुदायिक जीवन मूल्यों के ऊपर हमेशा किसको, व्यक्ति को तरजीह देता। कौन? शास्त्रीय उदारवाद सामाजिक न्याय और सामुदायिक जीवन मूल्यों के ऊपर हमेशा व्यक्ति को तरजीह देता है। लेकिन भारतीय संविधान का उदारवाद इससे दो मायनों में अलग है। पहला क्या है कि हमारा संविधान सामाजिक न्याय से जुड़ा है। सामाजिक न्याय से इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान इसका सर्वोत्तम उदाहरण है, जो आरक्षण देता है। मतलब हमारे जब संविधान बन रहा था तो संविधान सभा के जो बना रहे थे, जो नेता बना रहे थे, उनका कहना था कि सिर्फ समानता, क्या चीज, सिर्फ समानता से काम नहीं चलेगा, सिर्फ समानता से इन लोगों को समान अधिकार नहीं मिल जाएगा। इसलिए उन्होंने इन लोगों को सरकारी नौकरियों में और विधायिका में सीटों का आरक्षण देने की कोशिश की और दिया भी। तो दोस्तों आरक्षण क्या है कि अगर नौकरी निकली तो उसमें से 20% या जितना भी देना है तो उतना उनको क्या करना होगा कि उनके लिए आरक्षित कर दिया गया सीट, ताकि उतना सिर्फ उन्हीं जाति के लोगों को, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को उतना सीट मिलेगा, उन्हीं कास्ट के लोगों को। तो यही था और विधायिका में भी वही किया गया। इससे जो पिछड़े जात थे उनको बहुत हक मिला, उनका अपना हक मिला। तो यही था सामाजिक न्याय। दोस्तों अगला है विविधता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान। तो दोस्तों संविधान का उदारवाद जीवन मूल्यों का पक्षधर है। क्या चीज का? मूल्यों का पक्षधर है। तो भारतीय संविधान समुदायों के बीच बराबरी के रिश्तों को बढ़ावा देता है। हमारा जो भारतीय संविधान है वो कहता है कि कोई ऊंच नीच नहीं होगा और सभी को बराबरी, सब एक समान है। कानून के नज़र में सभी को बराबरी का क्या देता है? बराबरी को बढ़ावा देता है। लेकिन संविधान निर्माताओं के सामने क्या सबसे बड़ी चुनौती थी कि ऊंच नीच, उस वक्त जब संविधान बन रहा था तो उस वक्त ऊंच नीच था और गहरी प्रतिद्वंदिता की मौजूदा स्थिति के बीच समुदाय में बराबरी का रिश्ता कैसे कायम किया जाए, यह उनका बहुत बड़ा सवाल था उनके वक्त, और यही दुविधा थी। और उन्हें उदार कैसे बनाया जाए। तो दोस्तों समुदायों को मान्यता न देकर इसका संविधान, मतलब समुदाय को, बहुत सारे ऐसे पश्चिमी देश थे जिन्होंने समुदाय को मान्यता ही नहीं दिया कि तुम एक समुदाय हो ही नहीं, ठीक है। और इस प्रकार उन्होंने सभी को एक ही नागरिक के रूप में मान दिया और सभी देश का नागरिक है। तो ऐसा नहीं किया गया हमारे राष्ट्र में। हमारे भारत में हर जगह लोग सांस्कृतिक समुदाय से जुड़े होते हैं। हर कुछ दूरी पर एक समुदाय मिल जाएंगे आपको और सभी का अपनी वेशभूषा होती है, अपनी परंपरा, अपने मूल्य, रीति रिवाज, भाषा होते हैं। इसलिए हमारे संविधान ने सभी को मान्यता दिया, सभी समुदायों को। कोई समुदाय दूसरे पर प्रभुत्व ना जमाए। इसी कारण हमारे संविधान ने सभी को मान्यता दिया और उनके लिए जरूरी हो गया था समुदाय आधारित अधिकारों को मान्यता देना। तो दोस्तों इस अधिकारों में एक अधिकार ये भी आता है कि इसी अधिकारों में एक ये आता है कि धार्मिक समुदाय का अपनी शिक्षा संस्था स्थापित करने, यानी धार्मिक जो भी अलग अलग धर्म के लोग हैं तो वो अपनी शिक्षा संस्था स्थापित कर सकते हैं और उन्हें सरकार धन भी दे सकती है, ठीक है। यानी सभी धर्म के लोग अपना अपना स्कूल चला सकते हैं और सरकार उन्हें मदद भी कर सकती है धन देकर। दोस्तों धर्मनिरपेक्ष देश, अगला पॉइंट है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्ष देश सभी धर्मों को मान्यता देता है, ठीक है। पारस्परिक निषेध, इसके बारे में हम जानते हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं कि पारस्परिक निषेध का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों धर्म और राज्य
दोनों एक दूसरे के अंदरूनी मामले से दूर रहेंगे। यानी धर्म के मामला जो होंगे उनमें सरकार इंटरफेयर नहीं करेगी, उनमें सरकार नहीं घुसेगी और सरकार के मामलों में धर्म नहीं घुसेगा। ठीक है, उनका यह कहना है अंदरूनी मामले से दूर रहेंगे। राज्य के लिए यह जरूरी है कि वह धर्म के क्षेत्र में हस्तक्षेप ना करे और धर्म भी राज्य की नीति में दखल ना दे। ठीक है, और ना ही राज्य संचालन को प्रभावित करे। यानी धर्म राज्य को नुकसान ना पहुंचाए और राज्य धर्म को भी नुकसान ना पहुंचाए, दोनों अलग अलग रहे, एक दूसरे से अंदरूनी मामले में कोई भी दखल नहीं देगा। ठीक है, धर्म और राज्य दोनों परस्पर एकदम अलग होने चाहिए। तो दोस्तों, जब धार्मिक संगठन व्यक्ति को यह बताने लगे कि ईश्वर से किस तरह से जुड़ाव रखना चाहिए, यानी हमें किस तरह से पूजा करना चाहिए, किस तरह से जो भी लोग करते हैं अलग अलग धर्मों में वो करने चाहिए, तो कैसे करने चाहिए, ये सब बताने लगे, तो इस स्थिति में व्यक्ति को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राज्य से अपेक्षा करना का विकल्प होना चाहिए। यानी वो राज्य से यानी सरकार से वह इसकी अपेक्षा कर सके, उनकी शिकायत कर सके कि वो हमें ऐसे ज़बरदस्ती करवा रहे हैं। तो राज्य को चाहिए कि वह ना तो धर्म की मदद करे और ना ही उसे बाधा पहुंचाए। यानी कोई भी राज्य किसी भी धर्म को बाधा ना पहुंचाए और ना उनकी मदद करे। नागरिक को अधिकार प्रदान करते हुए वह धर्म को आधार ना बनाए। तो दोस्तों, यानी कहना यह है कि वो किसी धर्म को देखकर, किसी एक धर्म को देखकर कोई कानून ना बनाए, वो सभी के लिए समान कानून बनाए। ठीक है दोस्तों, पश्चिम देशों में ईसाई धर्म, जो ईसाई धर्म होते हैं, वो कई भागों में, कई शाखाओं में बंट गए। उनका एक जो धर्म था वो कई शाखाओं में बंट गया। तो इस वजह से क्या हुआ कि संभावित समानता से बचने के लिए धर्म और राज्य के बीच गठजोड़ को तोड़ना आवश्यक हो गया था। ठीक है, यानी कि जो देश धर्म के आधार पर चल रहे थे, धर्म और राज्य दोनों एक ही थे, क्योंकि एक ही धर्म था, लेकिन कई धर्म हो जाने की वजह से, कई शाखाओं में बढ़ जाने की वजह से सरकार को धर्म से अलग होना पड़ा। यानी दोनों का गठजोड़ तोड़ना आवश्यक हो गया था और माना गया क्या कि राज्य को व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, चाहे उसे व्यक्ति का धर्म कोई भी हो। यानी किसी भी व्यक्ति का धर्म ये हो या किसी भी व्यक्ति का धर्म ये हो, लेकिन राज्य के लिए जरूरी है कि वो व्यक्ति की रक्षा करे। ठीक है, ना कि धर्म की। मतलब कि दोनों अलग अलग धर्म हो गया तो वो व्यक्ति को तरजीह देने लगे ज़्यादा, ताकि चाहे ये व्यक्ति हो या ये व्यक्ति हो, दोनों को रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है, और वो धर्म से अलग हो गए। और इसी से क्या हुआ कि भारत में धर्मनिरपेक्षता की वैकल्पिक धारणा का विकास किया गया और संविधान निर्माता धर्मनिरपेक्षता के पश्चिमी मॉडल से अलग हुए। और उसके दो कारण हैं, पहला धार्मिक समूहों के अधिकार और दूसरा राज्य का हस्तक्षेप करने का अधिकार। आइए दोस्तों, दोनों को एक एक करके डिटेल से समझते हैं। धार्मिक समूह के अधिकार के बारे में समझते हैं पहले। तो अगर कोई एक समुदाय है और दूसरे पर क्या हो कि दूसरे के प्रभुत्व में हो, यानी एक समुदाय या इसके प्रभुत्व में है, मतलब इसके अंडर में है, ये ज़्यादा है, ये कम है, इसका पावर ज़्यादा है, इसका पावर कम है, तो क्या होगा कि उसके सदस्य भी कम स्वतंत्र होंगे, जो इनके सदस्य होंगे वो भी कम स्वतंत्र होंगे और खुल के कुछ भी शान से अपने कार्य को नहीं कर पाएंगे, अपने लोगों को वो हक नहीं दिला पाएंगे। तो इसीलिए दूसरे की अगर दो समुदाय के बीच बराबरी के संबंध हो, यानी इसका और इसका दोनों अगर बराबरी का हो, मान सम्मान हर चीज़ में, तो क्या होंगे कि इनको भी क्या होगा कि इनको भी मान सम्मान बराबर मिलेगा। ठीक है, प्रभुत्व ना हो तो इन समुदाय के सदस्य आत्मसम्मान और आज़ादी के भाव से भरे होंगे। अगर दोनों समान हो, ये भी एक ही पावर के हो और ये भी पावर, दोनों बराबर हो, दोनों का पावर, तो इसलिए भारतीय संविधान सभी धार्मिक समुदायों के शिक्षा संस्था स्थापित करने और चलाने का अधिकार देता है। इसी समानता को बनाने के लिए दोस्तों कि धार्मिक जो भारत में समुदाय है अलग अलग, तो उनको अपना शिक्षण संस्थान स्थापित करने की स्वतंत्रता देता है और उसे चलाने की स्वतंत्रता देता है। तो भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? व्यक्ति और समुदाय दोनों की स्वतंत्रता होता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा पॉइंट है राज्य का हस्तक्षेप करने का अधिकार। इसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं। तो दोस्तों, अलगाव का अर्थ भारत में पारस्परिक निषेध नहीं है, यानी पूरी तरह से धर्म से जुदा नहीं होगा। कौन? सरकार, राज्य। तो धर्म से अनुमोदित रिवाज जैसे छुआछूत
क्या चीज, छुआछूत व्यक्ति को उसके बुनियादी गरिमा और आत्मसम्मान से वंचित करते हैं। जो भारत में कुछ प्रथा थी छुआछूत की, तो इसे बिना सरकार के हस्तक्षेप के खत्म नहीं किया जा सकता था। ठीक है, तो इस मामले में इस सरकार को यहाँ हस्तक्षेप करना जरूरी था। तो दोस्तों, राज्य धार्मिक समुदाय की मदद भी कर सकता है और उनके द्वारा चलाए जा रहे शिक्षण संस्थानों को धन दे सकता है। इस तरह राज्य मदद भी कर सकता है और हानि भी पहुंचा सकता है। ठीक है, भारत में धर्म और राज्य का अलगाव का अर्थ पारस्परिक निषेध नहीं है, यानी पूरी तरह से धर्म से दूर राज्य नहीं हो सकता भारत में, लेकिन एक दूरी बना करके चलना है दोनों को, राज्य को भी और सरकार को भी। दोस्तों, सार्वभौम मताधिकार अगला। तो भारत के लिए अनौपचारिक रूप से संविधान तैयार करने का पहला प्रयास कब हुआ था? 1895 में। ऐसा क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि भारत के लिए अनौपचारिक रूप से संविधान तैयार करने का पहला प्रयास 1895 में हुआ था। इसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल के नाम से जाना जाता है। इस पहले प्रयास में इसके लेखक ने घोषणा की थी कि प्रत्येक नागरिक जो भारत में जन्म लिया हो, उनको क्या है, भारत के मामले में भाग लेने का और सरकारी पद हासिल करने का अधिकार है। जो नागरिक भारत के अंदर जन्म लिया उसे सरकार के या भारत के मामले में भाग लेने और सरकारी पद हासिल करने का क्या है, अधिकार है। वहीं मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट 1928 ईस्वी में जब आई थी, तो उसमें कहा गया था कि मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट में कि नागरिकता की इसी धारणा की पुष्टि करते हुए यह कहा गया कि 24 वर्ष के आयु के हर व्यक्ति को लोकसभा के लिए मतदान करने का अधिकार होगा। जो 24 साल का होगा, हर व्यक्ति जो राष्ट्र की सीमा के अंदर पैदा हुआ, जो राष्ट्र के अंदर पैदा हुआ, उन्हें क्या है, और दूसरे राष्ट्र की नागरिकता नहीं लिया हो, तो उसे नागरिक का दर्जा प्रदान किया जाएगा। लेकिन अब 18 साल की उम्र में हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति वोट दे सकता है। दोस्तों, हमारे संविधान को लेकर कुछ आलोचना भी होते हैं जैसे कि का नंबर है, यह संविधान अस्त व्यस्त है, यानी ज़्यादा ही अस्त व्यस्त है। तो दोस्तों, कई देशों में कसे हुए दस्तावेज के रूप में संविधान है, ठीक है, और वास्तव में वहाँ क्या है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक वक्तव्य तथा कायदे उस कसे हुए दस्तावेज के बाहर मिले, जिसे संविधान कहा जाता है। यानी जैसे संविधान का कई देशों में जो संविधान है उसमें संविधान है, लेकिन उसके कुछ कानून, कुछ कायदे, जैसे चुनाव से रिलेटेड अमेरिका में क्या है कि बाहर उसका दस्तावेज है, उस संविधान में उसका बारे में नहीं बताया गया कि कैसे क्या होगा, तो कुछ अलग से भी बाहर बनाया गया है। तो इस वजह से वहाँ ज़्यादा संविधान को उलटना नहीं पड़ता है बार बार, क्योंकि कुछ इससे मुद्दे होंगे तो इसको ही देखेंगे, संविधान को नहीं। लेकिन भारत में सभी चीज़ें एक ही दस्तावेज में दे दिया गया, एक ही संविधान में दे दिया गया, जैसे वक्तव्य, ब्यूरो और कायदों को एक ही दस्तावेज के अंदर समेट लिया गया। इसलिए जब भी कुछ होगा तो भारतीय संविधान को ही देखा जाएगा, ना कि किसी और चीज़ को। तो दोस्तों, दूसरा है, इसमें सभी की नुमाइंदगी नहीं हो सकी, ऐसा क्वेश्चन आता है। लेकिन दोस्तों, आज हर समय उस समय सीटें कम थी और सभी की नुमाइंदगी नहीं हो सकी थी, लेकिन सभी की बात माना गया। आज हर नुक्कड़ पे हमें अंबेडकर की प्रतिमा हाथ में संविधान लिए मिलती है। यह प्रतिमा इस बात का इजहार करती है कि संविधान में उनकी अनेक आकांक्षाओं की क्या हुई, अभिव्यक्ति हुई है। तो उनको नुमाइंदगी नहीं, कम नुमाइंदगी हुई है, लेकिन उनके हर बात का क्या हुई है, अभिव्यक्ति हुई है, हर चीज़ उनको माना गया, उनका हित के बारे में उस पर ध्यान दिया गया उसी वक्त। तो दोस्तों, गा नंबर है कि यह संविधान भारतीय परिस्थितियों का अनुकूल नहीं है, ऐसा क्वेश्चन भी आता है। लेकिन इनका कहना क्या है कि भारतीय संविधान पश्चिमी संविधानों की नकल है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा पिछले चैप्टर्स में कि भारतीय संविधान में बहुत से ऐसे कानून हैं जिसे विदेशी और पश्चिमी संविधानों के क्या किया गया, उनके नकल, मतलब उन्हीं के जैसा यहाँ कानून बनाया गया, वहाँ का कानून को पढ़ा गया, उसके बाद यहाँ वैसा बनाया गया। और भारतीय जनता के सांस्कृतिक भावबोध से इसका मेल नहीं बैठता, यह एक विदेशी दस्तावेज। लेकिन दोस्तों, जब पश्चिमी आधुनिकता का स्थानीय संस्कृति व्यवस्था से टकराव हुआ तो क्या हुआ कि एक किस्म की संकट संस्कृति उत्पन्न हुई, और दोनों संयोग से उत्पन्न इस बहुमुखी परिघटना में वैकल्पिक आधुनिकता का चरित्र है। तो दोस्तों, जब अपना संविधान बना रहे थे तो हमारे मन में क्या है, परंपरागत भारतीय और पश्चिमी मूल्यों के स्वस्थ मेल का भाव है। तो यह संविधान सचेत और अनुकूलन का परिणाम है, ना कि नकल का। यानी पश्चिमी
और भारतीय संस्कृति दोनों का टकराव होकर के जो बीच में निकला वही उसी का परिणाम है, सचेत और अनुकूलन का परिणाम है। पूरी तरह से नकल नहीं है या उस कानून से सीख लेके अपने तरीके से अपने लोगों के लिए बनाया गया।